हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेल। आप सभी लोग ठीक हैं और अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं एक बार फिर से आपके सामने इकोनॉमी के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक, एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो अक्सर हमसे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, इनके एग्ज़ाम्स में अक्सर हमसे क्वेश्चन इसके पुटअप किए जाते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे फाइनेंस मार्केट की, यानी कि वित्त बाजार की। इस वित्त बाजार के क्या मायने हैं और इसके क्या अंग हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर आज एक वीडियो लेकर मैं आया हूं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस हो रहा है हमारा कि फाइनेंस मार्केट यानी कि वित्त बाजार। वित्त बाजार मुख्य रूप से एक तरह से आप ऐसे समझिए कि आप कहीं से कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसके लिए आपको कुछ फाइनेंस की ज़रूरत होती है, यदि आपके पास पैसा नहीं है। फाइनेंस का मतलब यहाँ पर आप इस रूप से भी समझ सकते हैं कि आप अपनी आवश्यकताओं को, चाहे वह दीर्घकालीन आवश्यकताएं हैं, लॉन्ग टर्म की जो ज़रूरतें हैं या शॉर्ट टर्म आवश्यकताएं हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, ऋण लेकर अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जब आपके पास धन नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, लेकिन आपकी आवश्यकताएं जरूरी हैं, उनको पूरा जरूर कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ऋण के माध्यम से। तो यहाँ पर हम वही चीज़ देखने वाले हैं। तो फाइनेंस मार्केट मुख्य रूप से जो दो रूपों में देखा जाता है, एक आपको दिखाई देगा मुद्रा बाजार के रूप में, एक मुद्रा बाजार के रूप में दिखाई देता है, मिलता है, और एक जो टर्म उसमें हमें दिखता है वो कैपिटल मार्केट के रूप में दिखाई देता है, जिसे हिंदी में पूंजी बाजार और मनी मार्केट को मुद्रा बाजार कहा जाता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे एक एक करके इन दोनों कंसेप्ट को समझेंगे। वो कंसेप्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मनी मार्केट को समझने का प्रयास करते हैं कि मनी मार्केट है क्या। तो मनी मार्केट इज रेफर्स टू लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स विद अ मैच्योरिटी ऑफ अप टू 365 डेज। यानी कि मनी मार्केट में जो ऋण का लेन देन हो रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है, यानी कि अल्प अवधि के लिए हो रहा है। और यहाँ पे अल्प अवधि का अर्थ क्या है? अल्प अवधि जो होगी वो अधिकतम कितनी होगी? 365 दिनों की होगी। अल्प अवधि कितनी होगी? मैक्सिमम 365 दिनों की होगी। यानी कि इस बाजार में, मुद्रा बाजार में जो ऋण का लेन देन हो रहा है वह अधिकतम 365 दिनों के लिए ही हो सकता है, उससे अधिक के लिए नहीं। यानी कि जब भी किसी भी व्यक्ति को, या कहा जाए किसी संगठन को, किसी भी पार्टिसिपेंट को जो मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है, भागीदार है, उसको अपने अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तो वह मनी बाजार से के दूसरे पार्टिसिपेंट से ऋण प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मनी बाजार क्या है। मनी बाजार इज रेफर्स टू लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड विद अ मैच्योरिटी ऑफ अप टू 365 डेज। यानी कि मुद्रा बाजार किस चीज को संदर्भित करता है कि ऋण का जो लेन देन है वह अल्पकालीन के लिए यदि हो रहा है और वह उसकी अवधि मैक्सिमम कितनी है? 365 दिन की है, तो वह मुद्रा बाजार के रूप में देखा जाता है। मुद्रा बाजार को फर्दर दो भागों में बांटा जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक इनफॉर्मल सेक्टर हो जाता है, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड, और दूसरा फॉर्मल सेक्टर यानी कि ऑर्गेनाइज्ड, यानी संगठित और असंगठित। यहाँ पर आप देखेंगे जो असंगठित होता है इसके लिए कोई नो रूल्स होते हैं, यानी कि किसी भी तरह का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि यह बिना किसी रूल एंड रेगुलेशन के काम कर रहा होता है देश में। इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे कि असंगठित रूप से ऋण देने वाली जो संस्थाएं हैं या कोई व्यक्ति, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार होते हैं, ऋण देने वाले लोग होते हैं, तो उनको कौन रेगुलेट कर रहा है? उनको कोई रेगुलेट नहीं करता है। वह अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, या अगर कहा जाए तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट वो लगाते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मनी मार्केट में हम यही देखेंगे कि जो फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो क्या है। तो फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? ये होगा मनी मार्केट हैज, यानी कि फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट हैज रूल्स, रेगुलेशन एंड इवन अ रेगुलेटर। यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है उसको चलाने के लिए कोई ना कोई नियम होंगे, और उन नियमों को बनाने वाला
एक रेगुलेटर भी होगा और उन नियमों को लागू कराने वाला एक रेगुलेटर भी होगा, यानी कि नियंत्रक होना जरूरी है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो भागीदार होंगे कि कौन ऋण ले रहा है, कौन दे रहा है, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, उनको प्रॉपर डिफाइन किया गया है कि कौन इसके पार्टिसिपेंट्स होंगे। पार्टिसिपेंट्स यानी भागीदार कौन होंगे, कौन एक दूसरे से ऋण ले सकते हैं और दे सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग जो भागीदार हैं 6 भागीदार हमें दिखाई देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या दिखाई देगा कि आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई मनी मार्केट से सरकार के शॉर्ट टर्म यानी कि अल्प अवधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण ले सकता है। कौन लेता है? आरबीआई लेता है। किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से। इसी तरह से बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, भारत में जितने भी बैंक्स ऑपरेट हो रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, वो इंक्लूडिंग आरआरबी। आरआरबी पहले नहीं था, वर्ष 2020 में आरआरबी को एक भागीदार, मनी मार्केट के एक भागीदार के रूप में शामिल किया गया। वहीं अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, भारत में जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रही हैं, ठीक है, वो भी इसमें भागीदार होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो नाबार्ड है, एक्सिम बैंक है, सिडबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक्स हैं, एक्सेट्रा। ऐसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसकी भागीदार होती हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स हैं, टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स भी इसमें भाग लेते हैं। कौन? टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स। टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स कौन होंगे? ऐसे टॉप रेटेड ऐसे कॉर्पोरेट जिनकी नेट वर्थ जो है वह है 4 करोड़ से ज्यादा हो, वो इसके पार्टिसिपेंट्स होंगे। किसके पार्टिसिपेंट्स होंगे? जो कि मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट होंगे। तो नेट वर्थ कैसे निकाला जाता है? तो इस चीज को ध्यान रखिए। नेट वर्थ किसी भी कंपनी को निकालने के लिए, किसी भी कंपनी का नेट वर्थ निकालने के लिए उसकी असेट में से जो उसकी लायबिलिटीज हैं, दायित्व हैं, उसको घटा दिया जाता है। और असेट्स भी कौन सी असेट्स ली जाती है? असेट्स भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, टेंजिबल असेट्स को लिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, असेट्स 2 रूपों में हम देखते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल भी जो होते हैं मूवेबल और इमूवेबल होते हैं। जो टेंजिबल असेट्स हैं यानी कि जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, ठीक है, और ये मूवेबल और इमूवेबल हो सकते हैं। जैसे लैंड है वो इमूवेबल है, कहीं इधर उधर नहीं जा सकता है। मूवेबल जैसे कैश है, गोल्ड है ना, ये मूवेबल आपकी असेट्स है। तो जो टेंजिबल असेट्स होती हैं और किसी भी कंपनी की, उसमें से ही आपकी लायबिलिटीज को, कंपनी की लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है, तो उसकी नेट वर्थ आ जाती है। तो ऐसी कंपनियां, ऐसे कॉर्पोरेट जिनकी 4 करोड़ से अधिक नेट वर्थ है, वह मनी मार्केट के एक पार्टिसिपेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं मनी मार्केट से। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि जो निजी निवेशक हैं, वो पहले डायरेक्ट जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, या कहा जा सकता है वो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अब निजी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि आरबीआई ने यह सुविधा दी है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, निजी निवेशक हैं, वो आरबीआई में एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं और इसके माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ये परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बाय ओपनिंग आ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट इन आरबीआई। इसमें कौन खोलेगा? जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो इंडिविजुअल निजी निवेशक हैं, वह इस अकाउंट को खोलकर क्या कर सकते हैं? आरबीआई में क्या कर सकते हैं? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं इन द फॉर्म ऑफ बिल, अगर मनी मार्केट में ये ले रहे हैं तो बिल के रूप में लेंगे, कैपिटल मार्केट में लेंगे तो बॉन्ड के रूप में लेंगे। इसी तरह से प्राइमरी डीलर्स। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें तो ये 6 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं मनी मार्केट में एक दूसरे को ऋण लेने और देने के लिए। इसी तरह से अगर हम देखें तो मनी मार्केट के लिए जो रूल्स हैं, और रूल्स हैं मनी मार्केट के अकॉर्डिंग, मनी मार्केट के लिए रूल्स किसके लिए? बोरोइंग के लिए, वो भी डिफाइंड है कि कोई कैसे ऋण ले सकता है, ऋण लेने के टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं,
वो सभी इंस्ट्रूमेंट को भी प्रॉपर डिफाइन किया गया है किसमें, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंतर्गत। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो फॉर्मल मनी मार्केट है, या हम कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, इसको रेगुलेट कौन करता है इंडिया में, तो इसको रेगुलेट जो करता है वह करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, यह रेगुलेट करता है किसको, जो फॉर्मल मनी मार्केट है उसको। फॉर्मल मनी मार्केट को रेगुलेट कौन कर रहा है, आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। तो इस चीज को देखना होगा कि जो इनफॉर्मल मनी मार्केट है वह है, उसका कहीं पर कोई डेटा नहीं होता है, तो उसको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है। क्लियर है? तो इसी प्रकार से हम इसे यहाँ पर देखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो मनी मार्केट से ऋण लेने के लिए, मनी मार्केट से ऋण लेने के लिए जो ये सभी भागीदार थे, है ना, जो पार्टिसिपेंट्स आपने देखे, कि मान लिया कि सरकार को अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता है, तो वह आरबीआई के द्वारा बैंकों से लेगी ऋण, या फिर किसी दूसरी संस्था से ऋण ले सकती है। तो इसी प्रकार से नाबार्ड को जरूरत है तो वह आरबीआई से ले सकती है या बैंकों से ले सकती है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे, और इस तरह से जो ऋण लेंगे ये एक दूसरे से, तो ऋण लेने के लिए किसी तरह के कोलेटरल को रखने की आवश्यकता नहीं है। नो कोलेटरल इन फिजिकल फॉर्म इन रिक्वायर्ड व्हाइल बोरोइंग, यानी कि ऋण लेने के लिए किसी भी तरह के फिजिकल फॉर्म में कोलेटरल यानी कोई भी चीज गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ऋण किस आधार पर मिलेगा, तो ऋण जो मिलेगा द बोरोइंग बेस्ड ऑन गुडविल, आपकी जो अच्छी शाख बनी हुई है मार्केट में जो एक अच्छी शाख बनी हुई है, जैसे मान लिया कि अगर टाटा जो ग्रुप है, टाटा ग्रुप को अगर ऋण की आवश्यकता है, वो मनी मार्केट से ऋण लेना चाहेगी, तो क्या कोई उसे ऋण नहीं देगा? सबसे पहले भाग कर देगा, क्योंकि उसकी अच्छी गुडविल बनी हुई है मार्केट में, वो उसकी साख बहुत अच्छी है, उस पर उसने पहले जो ऋण लिए हुए हैं वो पहले चुका भी दिए हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा रही है लगातार ये जो है प्रॉफिट में बनी हुई कंपनी है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि गुडविल के आधार पर जो है ऋण दिया जाता है। ठीक है, और जब गुडविल के आधार पर दिया जाता है तो जिनका गुडविल अच्छा होता है ना, जिनका गुडविल हाई होता है, तो बोरोवर्स कैन बोरो इजीली एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा गुडविल होगा, हाई गुडविल होगा, तो आपको बड़ी आसानी से ऋण मिल जाएगा, मनी मार्केट से उसको ऋण मिल जाएगा बहुत आसानी से, और उसके साथ साथ लोअर इंटरेस्ट रेट पर भी मिलेगा, है ना। इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कम होगा अगर क्या हो, गुडविल हाई हो, लेकिन लोअर होगा, गुडविल अच्छी नहीं है मार्केट में, तो क्या होगा कि आप देखेंगे यहां पर कि मार्केट में गुडविल अच्छी ना होने के कारण आपको एक तो बोरो करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, ऋण लेने में आसानी नहीं होगी, और अगर ऋण मिलेगा भी, कोई देगा भी, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखकर देगा। ठीक है, तो ये गुडविल के बिहाफ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो मनी मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कभी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता है। इन मनी मार्केट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है। तो फिर इंटरेस्ट रेट तय कैसे किया जाता है? तो इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है, आप सभी साथियों को ये मालूम होगा कि जब भी किसी यहां पर जो तय किया जाता है वो डिपेंड करता है किस पर, डिमांड एंड सप्लाई पर तय किया जाता है। किसकी डिमांड एंड सप्लाई पर? तो यहां जो डिमांड एंड सप्लाई है वो मनी की डिमांड एंड सप्लाई पर ये तय किया जाता है। मनी की डिमांड एंड सप्लाई पर ये तय किया जाता है। मान लिया कि मुद्रा जो है, मनी जो है वो ज्यादा सप्लाई है मार्केट में लोग सभी के पास पैसा है। ठीक है, सभी के पास पैसा है और आपको ऋण की आवश्यकता है, तो आपके पास कई सारे विकल्प खुले हुए हैं, तो आप किसी एक विकल्प के पास गए तो वो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर देगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप उसे हाई इंटरेस्ट रेट देंगे तो किसी और के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर सप्लाई ज्यादा है मनी की, सप्लाई अधिक है मनी की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, कम होगा, है ना। सप्लाई अधिक होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। ठीक है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है मनी की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तो यहां पर इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे किस बात पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि गुडविल पर, बोरोवर का जो गुडविल है उस पर डिपेंड करता है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है मनी मार्केट में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस अक्सर हमारे स्टेटमेंट्स में इसी प्रकार से पूछे जाते रहते हैं कि गुडविल जो है अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, अच्छी नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको हाई मिलेगा और डिफिकल्टी होगी। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो
तय किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई, किसकी डिमांड सप्लाई पर, मनी की डिमांड एंड सप्लाई पर ये तय किया जाता है। तो ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। तो मनी मार्केट में जो एक बेसिक टर्म्स हैं कि मनी मार्केट होता क्या है, वो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। इसके साथ साथ अभी मैंने यहाँ पर डिस्कशन भी किया आप लोगों के साथ। किस चीज पर डिस्कशन किया? डिस्कशन ये किया मैंने कि जो असेट है वो क्या होते हैं। असेट दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। मूवेबल और इमूवेबल टेंजिबल में होते हैं। इनटेंजिबल जो असेट्स होते हैं जैसे ब्रांड वैल्यू हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब इनटेंजिबल होते हैं। लेकिन किसी कंपनी का नेटवर्थ की गणना करने में इनटेंजिबल जो असेट्स होते हैं उनको नहीं लिया जाता है, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। जो कंसीडर किया जाता है वो टेंजिबल को कंसीडर किया जाता है किसी भी कंपनी का या कॉर्पोरेट का, जो हम असेट्स नेटवर्थ निकालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक बात और बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ बोरोइंग इन मनी मार्केट है ना, इस पर डिस्कशन करते हैं। टाइप्स ऑफ बोरोइंग इन मनी मार्केट। मनी मार्केट में जो है डिफरेंट तरीके टाइप्स हैं जो कि बोरोइंग के प्रकार हैं। मुद्रा बाजार में ऋण के प्रकार, कितने प्रकार के ऋण पाए जाते हैं? तो सीधी सी बात है, एक तो शॉर्ट टर्म है, ये बात आपको ध्यान रखना है। In the money market, if the maturity period of borrowing is of only up to 24 hours, अगर 24 hours, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, अगर 24 hours तक का मैच्योरिटी पीरियड है, यानी कि आपने जो उधार लिया मनी मार्केट से वो केवल और केवल 24 आवर्स तक के लिए लिया है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ओवरनाइट कॉल मनी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ओवरनाइट कॉल मनी कहा जाएगा। तो एक प्रकार ये है ऋण का। दूसरा प्रकार ये है कि अगर मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 1 डे, एक दिन से ज्यादा का मैच्योरिटी पीरियड है और 14 दिन के से कम का है, अप टू 14 डेज, तो इसको क्या कहा जाएगा? शॉर्ट टर्म नोटिस मनी। क्या कहा जाता है? इस प्रकार के ऋण को शॉर्ट टर्म नोटिस मनी कहा जाता है। अब यहीं पर क्या हो कि इफ मैच्योरिटी पीरियड इज ऑफ मोर देन 14 डेज एंड अप टू 65 डेज, देन इट इज टर्म्ड एज टर्म मनी। इसे क्या कहा जाएगा? टर्म मनी। टर्म मनी किसे कहा जाता है? ये किसका भाग है? आप ध्यान रखना, मनी मार्केट में इस तरह के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। टर्म मनी, नोटिस मनी या ओवरनाइट कॉल मनी, ये सब जो कॉल मनी है या नोटिस मनी है या टर्म मनी है, ये मनी मार्केट में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। अक्सर यूपीएससी ने इसको लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, बीपीएससी में इससे रिलेट करके क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो इनका टाइम क्या है, टर्म क्या है, उस आधार पर ये। तो मैक्सिमम जो है 365 डेज, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो 365 दिन हैं वहां तक के लिए इसमें होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो ऋण प्राप्त किए जाते हैं इनके लिए कुछ उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। और ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं इसको बता देते हैं, फिर आगे की जानकारी पर भी हम लोग डिस्कशन थोड़ा सा कर लेंगे कि यहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट, मनी मार्केट से अगर आपको ऋण लेना है तो किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो यहां आप लोग देख सकते हैं, इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी जीसैक इन द फॉर्म ऑफ बिल्स, ये बिल्स के रूप में लाया जाएगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो किस रूप में लाया जाएगा? बिल्स के रूप में लाया जाएगा। बॉन्ड के रूप में तो लाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं लाया जाएगा बॉन्ड के रूप में? क्योंकि बॉन्ड की जो परिपक्वता अवधि होती है, बॉन्ड की जो मैच्योरिटी टर्म होता है वो 365 दिन से अधिक का होता है। लेकिन मनी मार्केट में हम क्या देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 365 दिन से कम के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाई जाएंगी वो बिल्स के फॉर्म में लाई जाएंगी, और ये भी नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा और एक ट्रेजरी बिल्स होंगे। ठीक है, नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा और एक ट्रेजरी बिल के रूप में होगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीओडी, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, ऋण को लेने देने की प्रक्रिया में उपयोग होने वाला। और एक और होता है कमर्शियल पेपर यानी कि वाणिज्यिक पत्र, यह भी ऋण के लेन देन में उपयोग होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। किसमें? मनी मार्केट में। इन सभी जो इंस्ट्रूमेंट हैं इसमें क्या क्या चीजें होता है, कैसे ऋण लेने और देने के नियम हैं, इस पर हम लोग मेरे साथियों बात करेंगे अगली वीडियो में। यहां तक का जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा।